हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका समीता अध्ययन पार्ट 2 अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस। तो चरक संहिता के सूत्र स्थान का जो 17 चैप्टर है कियंते शीर्षीय जो अध्याय है उसका पार्ट फर्स्ट यहाँ पे अपन डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज का जो लेक्चर है वो। तो कियंते शीर्षीय जो अध्याय है इसके अंतर्गत सबसे पहले आपके क्या है, जो रोग है उनके भेदों का जो वर्णन है वो यहाँ पे आपका किया गया है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सबसे पहले कि अंतःशीर्षीय अध्याय के अंतर्गत जो रोग है उनके भेदों का क्लासिफिकेशन किया गया है। प्रमुख रूप से जो सिरोगत जो रोग है इनकी संख्या कितनी बताई है इन्होंने, तो सिरोगत जो रोग है उनकी संख्या 5 है, जो है आपके वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। ठीक है, तो कृमिज यहाँ पे आपका टाइप ऐड हुआ है सिरो रोग में, तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार हृदय रोग भी 5 है, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज। फिर बात करते हैं दोषमान के विषय में। तो दोषमान में यहाँ पे बताया गया है विकल्प भेद से जो रोग होते हैं वो कितने प्रकार के हैं, 62 टाइप्स के। तो बात करें विकल्प भेद के आधार पर, अगर आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन उठते हैं और पूछा जाए कि कितने रोग होते हैं तो 62 होते हैं। क्षय कितने हैं, तो 18 प्रकार के हैं। फिर बोला गया है पिंडिका जो मधुमेह जो होते हैं वो आपके पिंडिका जो मधुमेह है उनकी जो संख्या वो 7 है। कौन सा, तो आपका सराविका, कच्छापिका, ठीक है, जिसको अपन प्रमेय पीड़िका भी कहते हैं। तो सराविका, कच्छापिका, जलनी, सरसपी, अलजी, विनता, विद्रथी, ये आपका आता है प्रमेय पीड़िकाओं के अंतर्गत। फिर दोषों की जो गति है उसके आधार पे अपन बात करें तो 3 प्रकार के आपके 6 स्थान वृद्धि के आधार पे, 3 प्रकार के आपके ऊर्ध्व तिर्यक के आधार पे, 3 प्रकार के कोष्ठ शाखा तथा मर्मस्थि संधि के आधार पे, 3 प्रकार के चय प्रकोप प्रशमन के आधार पे और 2 प्रकार के प्रकृति तथा विकृति के आधार पे बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सिरः प्राधान्यम, तो यहाँ पे अपन सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो सिर है उसको प्रधान बताया गया है। और सिर को प्रधान बताते हुए यहाँ पे बोला गया है प्राण प्राणभृतम यत्राश्रिता सर्व इंद्रियाणी च यदा यदातु उत्तमा अंगानाम सिरस्थ इत्याभिधीयते। यानी कि जिसमें भी प्राणियों का प्राण, जितने भी प्राणियों हैं उनका प्राण जो है अधिष्ठित होते हैं, आश्रित रहते हैं, जहाँ सभी इंद्रियां रहती हैं और जो शरीर के सभी अंगों में उत्तम होते हैं वही क्या कहलाता है, आपका सिर कहलाता है। तो जहाँ पे प्राणियों का जो प्राण है वो आश्रित होते हैं, जहाँ सभी इंद्रियां रहती हैं और जो शरीर के सभी अंगों में उत्तम होते हैं वही क्या है, सिर है। ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर वृद्धि क्षीण सम दोषों के लक्षण बताए गए हैं। तो वृद्धि व क्षीण जो सम दोष हैं उसके लक्षण में यहाँ पे बताया गया है दोष प्रवृद्धे स्वलिंग दर्शयन्ति यथा बलम क्षीण जहति लिंगम स्वसमा स्वकर्म कुर्वन्ति। यानी कि जो दोष है उनके वृद्धि और क्षय होने का जो सम दोष का लक्षण है उसे बताया गया है कि प्रवृद्ध दोष स्वयं के लक्षणों को दर्शाते हैं, यानी कि बढ़े हुए जो दोष है वो स्वयं के लक्षणों का दर्शाते हैं, जबकि जो क्षीण हुआ जो दोष होता है वो स्वयं के लक्षणों का त्याग करते हैं। सम दोष जो है वो स्वयं के कर्मों का संपादन करते हैं। तो ये चीज़ बताया गया। तो बढ़े हुए दोष जो है वो स्वयं के लक्षणों को दर्शाते हैं, क्षीण हुए जो दोष हैं वो स्वयं के लक्षणों को त्याग करते हैं, और सम जो दोष हैं वो समान कर्म को संपादन करते हैं। फिर रस क्षय का लक्षण बताया गया है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये। रस क्षय का लक्षण क्या बोला गया है आपका, घट्टते सहते शब्दम नौश्य घट्टते सहते शब्दम नौश्च द्रवती शूलेत हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टा रस क्षय। ठीक है, तो ये आपका याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। ये जो श्लोक है वो इम्पॉर्टेंट है रस क्षय से रिलेटेड। ठीक है, तो ये श्लोक को सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि घटते सहते शब्दम न उच्यते द्रवती शूलम हृदय ताम्यति स्वल्प चेष्टापि रस क्षय। ठीक है, तो ये रस क्षय का लक्षण है आपका कि प्रमुख रूप से क्या होता है रस क्षय होने पर कि शरीर में घट्टता आ जाती है। ठीक है, इसके अलावा शब्द न ऊंचेत, यानी कि जो ऊंचा भाषण है, ठीक है, यानी कि ज़्यादा ऊंचा वो बोल नहीं पाएगा। इसके अलावा द्रव्यति शूलम, ठीक है, तो शूल की उत्पत्ति हो जाएगी, हृदय में तारतम्यता की उत्पत्ति हो जाएगी, शरीर की जो चेष्टाएं हैं वो अल्प हो जाएगी। ठीक है,
तो ये जो है आपका रस क्षय का लक्षण है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रक्त क्षय का लक्षण बताया गया है। तो रक्त क्षय के लक्षण बताए गए हैं पौरुष्यम स्फुटितम अम्लानाम त्वगरुक्ष रक्त संचया, यानी कि जो शरीर है उसमें स्फुटिता आ जाएगी, यानी कि रक्त अगर क्षय हुआ है तो जो बॉडी है, ठीक है, उसमें जगह जगह पे क्रैक्स आ जाएंगे, स्फुटिता आ जाएगी। इसके अलावा मलनता आपको देखने को मिलेगा बॉडी में। और क्या होगा, जो त्वचा है उसका रुक्ष हो जाना, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है, आपका रक्त क्षय का लक्षण है। ये जो बॉडी है उसके स्फुटित हो जाना, इसके अलावा मलिन हो जाना, और क्या है, त्वचा में रुक्षता की उत्पत्ति हो जाना, ये रक्त क्षय का लक्षण है। फिर मांसक्षय के लक्षण के विषय हम बात करते हैं। तो मांसक्षय विशेषण स्फिग ग्रीवा उदर शुष्का, ठीक है। तो मांसक्षय में विशेषकर क्या होता है, जो स्फिग प्रदेश है या जो ग्रीवा प्रदेश है वहाँ पे शुष्कता आ जाती है, ठीक है। तो ये किसका लक्षण है, मांसक्षय का लक्षण है। तो स्फिग व ग्रीवा प्रदेश में शुष्कता का आ जाना, ये किसका लक्षण बताया गया है, तो मांसक्षय का लक्षण बताया गया है, ये आपको याद रखना है। फिर मेदक्षय के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो संधि नाम स्फुटनम ग्लानि, तो संधि नाम स्फुटनम ग्लानि, नेत्र में आलस्यता, उदर का तनु हो जाना, ये सभी किसका लक्षण है, आपका मेद क्षय का लक्षण है। तो संधि में स्फुटन, यानी कि जो आपके ज्वाइंट रीजन है वहाँ पे कट कट की आवाज़ आएगी, स्फुटन होगा, ठीक है। साथ ही साथ ग्लानि की उत्पत्ति हो जाएगी। और क्या होगा, नेत्र में आलस्यता की उत्पत्ति हो जाएगी। और क्या होगा, तो उदर का जो है वो तनु हो जाना, ठीक है। उदर जो है, अब्डोमेन जो है वो कैसा होगा, पतला दिखाई, तनु दिखाई देगा। तो ये मेद क्षय का लक्षण है। इसके बाद हम बात करते हैं अस्थि क्षय के लक्षण के विषय में। तो अस्थि क्षय का क्या लक्षण है, तो अस्थि क्षय के लक्षण है बोला गया है केश लोम नख श्रमसु। तो केश लोम नख श्रमसु द्विज प्रतपनम श्रम यज्ञ अस्थि क्षयम लिंग संधि शैथल्यमेव च। अर्थात अस्थि क्षय में क्या होता है, अस्थि में तोदवत पीड़ा होती है, सुई चुभोने जैसी पीड़ा होती है अस्थि क्षय होता है तो। साथ ही साथ केस लोम नख श्रमसु, ठीक है, ये क्या है, इनका प्रत्यतन होता है, यानी कि टूटने लग जाते हैं। श्रम की उत्पत्ति होती है, मतलब थकावट होगा, और संधियों में शिथिलता की उत्पत्ति होगी। तो ये क्या है, अस्थि क्षय का लक्षण है। फिर मज्जाक्षय के लक्षण बताए गए हैं। तो श्रियंते इव च अस्थीनि दुर्बलानि लघुनानि च, ठीक है। श्रियंति इति तु अस्थानानि दुर्बानि लघुनानि च। फिर बोला गया है प्रततम वात रोगाणि क्षीणे मज्जानि देहिना, यानी कि यहाँ पे मज्जाक्षय में बोला गया है कि अस्थि जो है वो शीर्ण हो जाते हैं, दुर्बल हो जाता है, लघु हो जाते हैं, और प्रततत जो है वात रोगों की उत्पत्ति होती है। तो ये यहाँ पे आपको बताया गया है। फिर बात करते हैं शुक्रक्षय के लक्षण के विषय में। तो शुक्रक्षय का लक्षण क्या बताया गया है, तो दौर्बल्यम मुख शोषश्च पांडुत्व सदनम श्रम क्लैव्यम शुक्र विसर्गश्च क्षीण शुक्रस्य लक्षणम। तो शुक्रक्षय होने पर क्या है, शरीर में दुर्बलता की उत्पत्ति हो जाती है। मुख शोषश्च, यानी कि मुख जो है वो सूख जाता है। पांडुत्व सदनम श्रम, यानी कि शरीर जो है वो वर्ण का हो जाता है। श्रम की उत्पत्ति हो जाती है, क्लैव्यता की उत्पत्ति हो जाती है। साथ ही साथ शुक्र का विसर्गश क्लैव्यम शुक्र विसर्गश्च, ठीक है। तो क्लैव्यता शुक्र विसर्ग क्षीण शुक्र से लक्षणम, ये सभी जो है आपका किसका लक्षण है, तो क्षीण शुक्र का लक्षण है। तो ये बताया गया है। फिर पुरुष क्षय के लक्षण के विषय में बात करते हैं। तो पुरुष क्षय का क्या लक्षण बताया गया है, तो पुरुष क्षय का यहाँ पे आपका लक्षण बताया गया है कि पुरुष क्षय होने पर, मैं यहाँ पे हिंदी में ही एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, कि पुरुष क्षय होने पर शरीर में क्या है, रुक्षता की वृद्धि हो जाती है। वात की कुक्षी में पीड़ा होती है, तो वात के कारण क्या है, कुक्षी प्रदेश में पीड़ा होगा, और तिर्यक तथा ऊर्ध्वगमन करेगा जो वात है वो। तो ये क्या है, आपका पुरुष क्षय का लक्षण है कि पुरुष क्षय में आपको क्या देखने को मिल रहा है, तो शरीर में रुक्षता, वात जो है कुक्षी में जाकर के पीड़ा करते हुए तिर्यक व ऊर्ध्वगमन करते हैं, ये पुरुष क्षय का लक्षण है। फिर बात करते हैं मूत्र क्षय के लक्षण के विषय में। तो मूत्र क्षय का क्या लक्षण है आपका, तो मूत्र क्षय के लक्षण बोला गया है मूत्र क्षय मूत्र कृच्छम मूत्र विवर्ण में च पिपासा बाधते चास्य मुखम च परिशुषेत, यानी कि मूत्र क्षय होने पर मूत्र कृच्छी की उत्पत्ति होती है। जो यूरिन है उसमें डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, यानी कि मूत्र विवर्णता देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा थ्रिस्ट लगेगा, यानी कि प्यास लगेगा।
इसके अलावा जो मुख है उसका स्वाद जो है वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं आज से मुखम आपको देखने को मिलेगा, शरीर में शुष्कता आ जाएगी। तो ये किसका लक्षण है? मूत्र क्षय का लक्षण है। फिर मलायन के क्षय होने का क्या लक्षण है? ठीक है, तो मलायन के क्षय होने का क्या लक्षण है? तो मलायानी च अन्यानी शून्यानी च लघुनानी च विशुष्काणी च लक्ष्यानि यथावश्य मल संचय। यानी कि मलायन जब क्षय हो जाता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो जो शून्यता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा, शरीर में लघुता आ जाएगी, ठीक है, विशुष्कता की उत्पत्ति हो जाएगी। तो ये मलायन के क्षय होने का लक्षण है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब वही लक्षणों को यहाँ पे आपका वही हिंदी में दे दिया गया है कि जो रस धातु है उसका क्या है? तो क्षय का लक्षण में कि अल्प श्रम में हृदय में दबाने या हिलाने जैसी पीड़ा होना, उच्च शब्द के प्रतीत होना, असहिष्णुता व हृदय में शूल का होना, ठीक है। तो यह आपका जो है लक्षण किसका है? रस धातु के क्षय का। तो आपको रस धातु का क्षय या रस धातु सिर्फ, ठीक है, इसके क्षय का लक्षण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसका जो पासवर्ड है वो भी मैं रस धातु ही रखूँगा, बिना स्पेस दिए आपको लिखना है, ठीक है। रस धातु, यहाँ पे जैसे बीच में स्पेस दिया है ना, वैसे स्पेस नहीं करना है। जितने भी पासवर्ड है उसमें कोई में भी स्पेस नहीं है, इसको जोड़ के लिखना है रस धातु। तो ये PDF आपको ओपन हो जाएगा। फिर रक्त धातु, तो रक्त धातु में क्या लक्षण दिखाई देते हैं? तो त्वचा में पौरुष्यता, स्फुटन, ठीक है, अम्लता, रुक्षता, यह रक्त धातु का लक्षण है। फिर मांस धातु का क्या लक्षण है? तो मांस धातु में स्पिग्धता, ग्रीवा व उदर में शुष्कता, ये मांस धातु के क्षय का लक्षण है। मेद धातु में क्या है? तो संधि में स्फुटन, अक्षियों में ग्लानि, आयास, उदर का तनु होना, तो ये किसका है? मेद धातु के क्षय का लक्षण है। अस्थि धातु का क्या है? तो केस, लोम, नख, श्रमसु, दंत का पतन हो जाना, झड़ जाना, ठीक है, यानी कि टूट जाना, श्रम तथा संधि शिथिल्य होना, यह अस्थि धातु के क्षय का लक्षण है। मज्जा धातु का क्या है? तो अस्थियों में शीर्णता, दुर्बलता तथा लघुता व सतत वात रोगों से पीड़ित होना, यह मज्जा धातु के क्षय का लक्षण है। शुक्र धातु का क्या लक्षण है क्षय का? तो दौर्बल्यता, मुक्षोष, पांडुत्व, सदन श्रम, क्लैव्य, शुक्र का अविसर्ग होना, यह शुक्र धातु के क्षय का लक्षण है। पुरीस धातु का क्षय का लक्षण क्या है? तो आंत्र में पीड़ा का होना, कुक्षी में उन्मय का होना, तिर्यक व ऊर्ध्वगमन होना, यह पुरी क्षय का लक्षण है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ मल क्षय का लक्षण क्या है? तो मूत्र की इच्छा का होना, मूत्र में वर्णता का होना, पिपासा, मुख में शोष का होना, ये मल क्षय का लक्षण है। फिर मलायन के मल होने पर शून्यता व लघुता की उत्पत्ति होती है। तो मलायन क्षय होने पर शून्यता व लघुता की उत्पत्ति होती है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है आपका ओज। ओज के विषय में यहाँ पे अपन बात करते हैं। तो ओज के विषय में क्या बताया गया है? तो ओज का जो क्षय है उसके लक्षण वर्णन किया गया है। तो ओज क्षय का लक्षण है बताया गया, विभत्स दुर्बलो अभीक्षण ध्यायति व्यथित इंद्रिया दुष्छाया दुर्मान रुक्षा क्षमिश्चैव ओज क्षय। यानी कि ओज क्षय के अंतर्गत क्या है? मनुष्य जो है वो भयभीत हो जाते हैं, दुर्बल हो जाते हैं, सदैव चिंतित रहते हैं और ध्यान मग्न होते हैं, तथा इंद्रियां जो है वो व्यथित हो जाती हैं। तो इंद्रियां जो है वो कैसी हो जाएंगी? आपकी व्यथित हो जाएंगी, क्रांति जो है वो मलिन हो जाएगा, मन जो है वो उदास हो जाते हैं और शरीर जो है वो रुक्ष तथा कृश हो जाते हैं। तो ये किसका लक्षण है? ओज क्षय का लक्षण है। तो ये याद रखना, विभित्स दुर्बलो अभीक्षणम ध्यायति व्यथितेन्द्रिया दुष्छाया दुर्मान रुक्षा क्षामेश ओज क्षय। तो ये ओज क्षय के लक्षण आपके बताए गए हैं। फिर ओज का स्वरूप की विषय में बात करते हैं। तो ओज का क्या स्वरूप है? तो ओज के स्वरूप में बोला गया है, हृदय तिष्ठति हृदय तिष्ठति यच्छुद्धस् रक्तम मिशत पीतकम ओज शरीर संख्याता तन्नसानम विनिषेध। यानी कि ओज का जो स्वरूप है वो यहाँ पे आपका बताया गया है कि ओज कैसा होता है। हृदय तिष्ठति यत् शुद्धम रक्तम ईशत पीतकम, यानी कि हृदय स्थित जो ओज होता है वो रक्त अर्थात ईशत पीत वर्ण का होते हैं, ठीक है, हृदय में आश्रित होते हैं,
रक्त व ईषत पीत वर्ण का होता है और इसके नाश होने से क्या है, शरीर का नाश हो जाता है। ये ओज के स्वरूप में बताया गया है। फिर ओज की उत्पत्ति के विषय में बात करते हैं। प्रथम जायते यो ओजा शरीर अस्मिन अक्षीणम सर्पी स्वर्ण मधुर लाजा गंधी प्रयोजते। यानी कि शरीर में सर्वप्रथम ओज की ही उत्पत्ति होती है। इसका जो वर्ण होता है वो सर्पीवत होता है, रस जो है वो मधुर होता है और गंध जो है वो लाजवत होता है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।